We will start with new topic today. Last session में हमने limitations of dimensional analysis देखा था. If you remember, we have seen last application of dimensional analysis to find out conversion factor between different system of units. For example, 1 जूल मतलब कितना अर्ग, ये कैसे फाइंड करते हैं ये हमने कल मतलब लास्ट सेशन में देखा. तो 1 जूल इज 10⁷ अर्ग. सिमिलरली 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, दैट इज 10⁵ डाइन, राइट. तो दिस all we have seen in the last session. वो था थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो तीसरा एप्लीकेशन होने के बाद वी हैव सीन व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. टोटल 4 लिमिटेशंस थे. उसमें से पहला लिमिटेशन था, अगर याद होगा तो, जो कांस्टेंट था. कौन सा कांस्टेंट? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट, के. उसकी वैल्यू सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मिल सकता है और ऐसे वैल्यू हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल वैल्यू. सेकेंड लिमिटेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन. जहां जहां पे ये क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगे वहां पे आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटिटीज खुद क्या है? डायमेंशन लेस. नंबर 3, जिस कांस्टेंट का डायमेंशन हो, फॉर एग्जांपल कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो जिस इक्वेशन में होगा उस इक्वेशन पे डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हमने जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया था T = K √L/G, ये था टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. हमने ये इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस प्रूव किया. बट रिमेंबर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे मैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट k था ये डायमेंशन लेस था, और यहाँ पे जो कांस्टेंट k है ये डायमेंशनल कांस्टेंट है. तो जिस इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशन होंगे उस इक्वेशन के लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं होता. एंड लास्ट ड्रॉबैक, लास्ट लिमिटेशन ये था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे v = 80, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, क्योंकि रियल इक्वेशन क्या है? v = u + 80, राइट, करेक्ट. तो इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें टर्म मिसिंग है या फिर टर्म एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल v = u + 80 + gt, ऐसा भी हो सकता है. तो अगर टर्म मिसिंग है या फिर ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये तीनों ही इक्वेशन क्या है? करेक्ट है. तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें कोई टर्म मिसिंग है फिर या तो फिर यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा है. तो दिस इज अ ड्रॉबैक, बिकॉज तीनों ही इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. सो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन missing term or extra term in a given equation if all the terms have same dimensions. हो सकता है यहाँ पे मैं और 2-3 टर्म्स लिख दूं, हो सकता है g'(t), हो सकता है और एक टर्म लिख दूं g"(t). ये सारे के सारे इक्वेशंस, ये सारे के सारे टर्म्स क्या है? डायमेंशनली सेम. तो इक्वेशन फिर भी क्या आएगा? डायमेंशनली करेक्ट, राइट. तो ये फोर्थ डिसएडवांटेज था. एक फिफ्थ भी था जो हम नोट डाउन नहीं करते नॉर्मली. इफ यू रिमेंबर, s = ut + 1/2 at². तो s = ut + 1/2 at², ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है और ये इक्वेशन भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है. लेकिन अगर मैं लिखता हूँ s = ut + 2 at², ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 1/2 होना चाहिए, 2 नहीं आ सकता यहाँ पे. तो दिस इज फिफ्थ डिसएडवांटेज, फिफ्थ लिमिटेशन, कि डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके आप कांस्टेंट्स की वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं कर सकते. गुड. देन अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे. तो अगला टॉपिक वी विल गो लिटिल स्लो. अब अगला टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन.
तो दोनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होंगे, तो अच्छे से ध्यान दो। एक्यूरेसी का मतलब क्या और प्रिसिशन क्या, दोनों एग्जांपल के थ्रू हम वन बाय वन वी विल सी। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक मार्केट से एक बॉल खरीद के लाया। यू कैन से बॉल बेरिंग देखा होगा, छोटे छोटे छर्रे होते हैं, आपके साइकिल के स्पोक्स के साथ आते हैं वो, या फिर इन जनरल एक बॉल है, सम बॉल, और हमको ऑलरेडी पता है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका डायामीटर इस लेटर से 2.112 सेंटीमीटर, राइट। हो सकता है कुछ और दिया, हो सकता है बोला होगा 5.121 सेंटीमीटर, हो सकता है जो भी एक वैल्यू है, राइट। तो हम एक वॉल लेके आए, उसके ऊपर ऑलरेडी उसका डायामीटर मतलब यू नो व्हाट इज डायामीटर, ऑफ कोर्स यू शुड नो व्हाट इज डायामीटर, राइट। तो डायामीटर का वैल्यू आपको दिया है, एंड देन व्हाट यू डू इज आपने खुद में एक स्केल यूज करके मेजरमेंट लिया। तो आपने एक स्केल लिया और आपने मेजर किया डायमीटर का वैल्यू, और आपको मिल गया फॉर एग्जांपल 2.111 सेंटीमीटर। ये है मेजर्ड वैल्यू, ये था उसका ट्रू वैल्यू, राइट। तो एक्यूरेसी आपको क्या बताता है, आप बोल सकते हो कि जो मेरा रीडिंग है वो कितना एक्यूरेट है, अप टू 0.001 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैंने मेजरमेंट लिया होता और मुझे एग्जैक्टली 2.112 सेंटीमीटर मिलता, तो मैं बोल सकता था कि मेरा आंसर एक्यूरेट है, इट इज एक्यूरेट, राइट। बट मेरे मेजरमेंट में क्या मिला, 2.111, रियल वैल्यू क्या थी 2.112, तो फिर मैं बोलूंगा माय मेजरमेंट इज एक्यूरेट अप टू 0.001 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि मेजर्ड वैल्यू, ये रियल वैल्यू, इसको तीन नाम है, रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो measured value, how near measured value is compared to true value is called as accuracy. So accuracy is the closeness with the true value of the quantity being measured, right? So accuracy is just the closeness, आपका जो मेजरमेंट है वो रियल वैल्यू के कितने पास में आया उसको बोलोगे एक्यूरेसी। क्लियर यहाँ तक? वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे मेजरमेंट्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कुछ लेने आते हो ग्रोसरी स्टोर में, अभी तो सबके पास डिजिटल वेइंग मशीन है, अब तो वेइंग बैलेंस रहा नहीं, तो उसमें अगर आपने बोला कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे दो, तो वो क्या करते हैं, वो एक कप भरेंगे फिर उसमें डालते जाएंगे, फिर आया 990, फिर उसमें और डाल दिया, फिर आया 992, फिर उसमें और डाल दिया, ऐसा करते करते 1000 ग्राम मतलब एग्जैक्टली 1 किलोग्राम। हो सकता है कि 1000 आ ही नहीं रहा, 999 के बाद सीधा 1001 आ गया, राइट। तो 1001 आ गया, उसने दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, 1 ग्राम ज्यादा गया, तो व्हाट इज एक्यूरेसी, 1 ग्राम, करेक्ट। तो it will just tell you how close you are to the real value of the physical quantity. डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं, टाइम पे मेजरमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, तो उस क्लास से इस क्लास तक आने में कितना टाइम लगा, आप बोलो तो रफली 3 मिनट। इट्स नॉट एक्चुअली 3 मिनट्स, राइट, मे बी 3 मिनट 2 सेकेंड हो सकता है, करेक्ट। तो ट्रू वैल्यू क्या था, 3 मिनट 2 सेकेंड, और आपने मेजर कितना किया, 3 मिनट, व्हाट इज एक्यूरेसी, 2 सेकेंड। गुड, ये सिर्फ सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है, हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसिशन, फॉर एग्जांपल हमको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो एक बॉल था उसका रियल वैल्यू है 2.112 सेंटीमीटर। अब मैं पहला मेजरमेंट लेता हूं, मुझे पहला मेजरमेंट मिला 2.111 सेंटीमीटर, इसको मैंने नाम दे दिया A1। फिर मैंने दूसरा मेजरमेंट लिया, फिर वापस से मुझे मिला 2.111 सेंटीमीटर। फिर मैंने तीसरा मेजरमेंट लिया, मुझे वापस से मिला 2.111 सेंटीमीटर, राइट। तो एक ही रीडिंग बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रिसिशन। तो प्रिसिशन इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट, मतलब एक ही मेजरमेंट आपका कितनी बार आ रहा है उसको बोलते हो प्रिसाइज। मतलब एक ही रीडिंग बार बार आ रही है तो क्या बोलोगे,
the measurement is precise, correct? So precision is the measure of reproducibility of the measurement, right? अब जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बार बार 2.111 आ रहा है तो वो एक्यूरेट ही है, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है आपका रीडिंग प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया ना व्हाट इज रियल वैल्यू, 2.112 सेंटीमीटर रियल वैल्यू तो ये था, लेकिन हमने रियल मतलब एक्चुअल, तो एक्चुअल वैल्यू तो ये है, लेकिन हमने जितने भी मेजरमेंट किए उसमें हर बार कितना आया 2.111 सेंटीमीटर, मतलब आपका मेजरमेंट बार बार आपको वही वैल्यू दे रहा है, तो ये जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज है बट ये एक्यूरेट नहीं है, राइट? रिमेंबर प्रिसिशन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट, और reading measurement can be precise, it may not be accurate. Measurement can be precise but not necessarily accurate, correct? हो सकता है रीडिंग बार बार सेम मिल रहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है, उल्टा भी ट्रू है। मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। ये जो उल्टा केस है वो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जाएगा, एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट रियली। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्चुअल वैल्यू कितना था 2.112, मैंने पहला मेजरमेंट लिया और मुझे पहला ही मेजरमेंट मिल गया 2.112 सेंटीमीटर, मैंने रीडिंग बंद कर दी लेनी, क्यों? क्योंकि ठीक है जो एग्जैक्ट था वही मिल गया, तो वापस से रीडिंग क्यों लेंगे हम लोग? तो ये मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज है क्या? नहीं, क्योंकि प्रिसीजन के लिए कम से कम आपको 2 रीडिंग चाहिए, करेक्ट? तो ये याद रखना, प्रिसीजन के लिए यू नीड मिनिमम 2 मेजरमेंट्स। प्रिसीजन तब बोलते हो जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रीडिंग हो। हमने पहला रीडिंग लिया और पहला ही रीडिंग एक्यूरेट मिल गया, मतलब मेरा मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज है क्या? नहीं। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। अब अगला पॉइंट, मैंने अभी भी बताया ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। एक्यूरेसी आप सिंगल मेजरमेंट में बता सकते हो, तो एक्यूरेसी कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट। पहला ही रीडिंग लिया, पहला ही रीडिंग एक्यूरेट आया, बात खत्म, राइट? तो एक्यूरेसी कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट, बट प्रिसिशन नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो प्रिसिशन, हमारा रीडिंग प्रिसाइज है या नहीं है वो बताने के लिए कम से कम आपको 2 रीडिंग चाहिए, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। गुड, देन एक्यूरेसी मे बी इफेक्टेड विद सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और ये रैंडम एरर क्या होता है? प्रिसिशन मे बी अफेक्टेड विद रैंडम एरर, ये समझने के लिए आपको 10 मिनट और रुकना पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक यही है। गुड, तो ये याद रखना, accurate values have to be precise in most cases. Logically, ये भी logical है, it's also a very very logical thing. For example, मैंने पहला रीडिंग लिया, एक्यूरेट आया, मैंने दूसरा रीडिंग लिया, ये भी एक्यूरेट आया, मैंने तीसरा रीडिंग लिया, ये भी एक्यूरेट आया। अगर सारे के सारे रीडिंग एक्यूरेट आ रहे हैं तो एक्यूरेसी भी है और प्रिसिशन भी है, राइट? तो एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज। एक्यूरेट वैल्यू अगर आपकी आ रही है तो वो प्रिसाइज है ही, बाय डिफॉल्ट है। तो एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केसेस। उल्टा उल्टा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। प्रिसाइज वैल्यूज मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल, मैंने पहला रीडिंग लिया, मुझे मिल गया 2.110, मैंने दूसरा रीडिंग लिया, मिल गया 2.110, मैं तीसरा रीडिंग लिया, मिल गया 2.110। ये वैल्यूज क्या है? प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट है क्या? तो जरूरी नहीं है यहाँ पे, इन दिस केस ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। तो ये 5 बेसिक डिफरेंस है, these are the 5 basic difference between accuracy and precision. तो आई विल रिपीट वंस अगेन, बहुत सिंपल है। एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज योर मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। आपके पास जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, उस मेजर्ड वो फिजिकल क्वांटिटी का रियल वैल्यू, कुछ तो रियल वैल्यू होगा ना। फॉर एग्जांपल, इफ आई मेजर डिस्टेंस, अभी बताया मैंने 2.112 सेंटीमीटर,
ये एक ट्रू वैल्यू है। कैसे पता? वो जो बॉल लाया था उसके ऊपर लिखा था, पहले से लिखा होता है ना। आप कुछ भी खरीद के लाओगे तो चेक करते हो पहले। यू गो आउटसाइड टू बाय समथिंग, ऐसा बिना देखे तो लाएंगे नहीं, उसके ऊपर लिखा होगा कि इसका थिकनेस कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका डायमीटर कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑलरेडी हमको पता था कि उसका ट्रू वैल्यू कितना, राइट, करेक्ट, रिमेंबर दिस। और हमने क्या किया, हमने घर पे लाए और वापस मेजरमेंट किया। तो हमारा मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू कितना क्लोज है उसको बोलते हो एक्यूरेसी। जितना एक्यूरेसी होता है उतना ही एरर भी आता है। रिमेंबर, जितना एक्यूरेसी है उतना ही एरर भी है, आगे काम में आएगा, हम एरर डिफाइन करेंगे, अभी तक किया नहीं है डिफाइन। देन प्रिसीजन मतलब क्या? प्रिसीजन मतलब एक ही मेजरमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। एक ही मेजरमेंट, एक ही रीडिंग आप कितनी बार वापस से ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन, करेक्ट। देन मैंने पहला रीडिंग लिया और पहला ही रीडिंग एक्यूरेट आ गया, तो हम दूसरा लेंगे क्या? नहीं। तो मेजरमेंट एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली बी प्रिसाइज। उल्टा, उल्टा भी हो सकता है। मैंने 4 रीडिंग लिए, चारों के चारों सेम आए, मतलब प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि चारों ही केस में मुझे मिला 2.111, 2.111, 2.111, 2.111, 2.111, लेकिन रियल वैल्यू कितना था? 2.112। तो इस केस में मेजरमेंट प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी के लिए हमको सिंगल, एक्यूरेसी के लिए वी कैन जस्ट यूज वन मेजरमेंट, और पहला ही मेजरमेंट एक्यूरेट आ सकता है, तो इट कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट। बट प्रिसीजन के लिए आपको मिनिमम 2 चाहिए, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा। तो इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। गुड। देन एक्यूरेसी may be affected with systematic error, हम देखेंगे अभी उसको, and precision may be affected with random error। accurate values, एक्यूरेट वैल्यूज, एग्जांपल अभी बताया मैंने, पहला रीडिंग लिया एक्यूरेट, दूसरा लिया एक्यूरेट, तीसरा लिया एक्यूरेट। तो मोस्टली एक्यूरेट वैल्यूज प्रिसाइज होते ही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन प्रिसाइज वैल्यूज एक्यूरेट होंगे ही हम बोल नहीं सकते। ये बेस्ट एग्जांपल है। 3 रीडिंग लिए, तीनों रीडिंग सेम आए, एक भी एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट है क्या? नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। देन नाइस रिंगटोन, कैन यू पुट दिस ऑन साइलेंट मोड प्लीज? देन अब let us go ahead and define what is error. So now it is right time for us to define error. Error मतलब error in measurement, क्योंकि हम यहाँ पे measurements की बात कर रहे हैं तो errors in measurement ही होगा। तो I will first of all put down as a title errors in measurement. Errors in measurement. तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है इसका। It's a very simple definition. The difference between the actual value, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक्चुअल वैल्यू था 2.112 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू आया 2.111 सेंटीमीटर। तो जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस आया कितना आया? 0.001। इसको हम बोलते हैं एरर। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज एरर, राइट। तो एरर इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका। इट इज द डिफरेंस बिटवीन it is the difference between true value। अब ट्रू वैल्यू के 2-3 नाम है, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू। ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड को ऑब्जर्व भी बोलते हो, मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। देन गड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। देन ये जो एरर है, दिस एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो अभी से ब्रेन मैप बना लो।
क्योंकि पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर पहली कैटेगरी में और 3 कैटेगरी करेंगे, मतलब सब कैटेगरी होगा। तो द आइडिया इज, ये जो एरर है, दिस एरर, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये नहीं है कि हम एक प्रॉपर सिस्टम से एरर ला रहे हैं। सिस्टमैटिक एरर का मतलब कुछ और होता है, क्योंकि नॉर्मली डिसिप्लिन वे में जीने को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक जीना, बोलते ना, तो सिस्टमैटिक रहो, दैट इज रॉन्ग, आई मीन यूज। ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है, ये गलत तरीके से यूज होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका मतलब कुछ और होता है, राइट। तो सिस्टमैटिक इन फिजिक्स मतलब जो सिस्टम से आएगा। सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेजरमेंट के लिए एक स्केल यूज कर रहा हूँ, तो स्केल ही गलत है, तो स्केल क्या था, सिस्टम था, सिस्टम यूज फॉर मेजरमेंट। तो जो एरर एक सिस्टम से आएगा, जो भी सिस्टम आप यूज करोगे फॉर मेजरमेंट, उसको बोलोगे सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर is introduced due to inaccuracy inherent to the system. What do you mean by inherent? What is the meaning of inherent? What is inherent? Intrinsic. What is intrinsic? जैसे भी किसी किसी का बिहेवियर ही वैसा होता है, बड़बड़ करना, तो हम बोलते ना ये इनहेरेंट है, मतलब वो उसका क्वालिटी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें खुद में वो चीज है। तो इनहेरेंट टू द सिस्टम मतलब ये जो डिफेक्ट है, इनएक्यूरेसी है, वो कहाँ से आया, खुद सिस्टम से आया, राइट। तो इनहेरेंट मतलब उस सिस्टम का इंट्रिंसिक खुद का क्वालिटी, याद रखना। तो सिस्टमैटिक एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, these are introduced due to inaccuracy inherent to the system, मतलब हम जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे वही फॉल्टी है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एमीटर है, एंड आई होप you know what is an ammeter. What is an ammeter? What is an ammeter? Yes. Ammeter मतलब क्या? Do you remember 7 fundamental quantities in SI system of unit? Length, mass, time, temperature, luminosity intensity, amount of substance and electric current. इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट याद है? तो जो करंट मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एमीटर है, इस पे मार्किंग है, ये 0 मार्किंग, यहाँ पे 1 मार्किंग है, 2 मार्किंग, 3, 4 एंड 5 लेट अस से। अब इसमें एक पॉइंटर है जो हमको बताएगा कि करंट कितना है। आइडियली अगर मैंने ये एमीटर किसी सर्किट में लगाया ही नहीं तो पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, लेकिन सपोज वो ऐसा है, वो 0 पे नहीं है, हमने एमीटर को कहीं भी कनेक्ट नहीं किया, तो होना क्या चाहिए था, 0 पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो ये क्या है, एरर है। ये एरर कहाँ से आया, सिस्टम से आया। ये सिस्टम में इनहेरेंट है, मतलब ये सिस्टम में इनबिल्ट एरर है। इसको क्या बोलोगे, सिस्टमैटिक एरर। गुड। देन ये और भी चीजें हैं, इसको हम लोग और एक वर्ड देते हैं, इसको बोलता है इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन? मतलब जब ये डिवाइस बना था तो मैन्युफैक्चरर जो था उसका ये काम था कि वो इसको 0 पे लाए, राइट। इसको बोलते हैं प्रॉपर कैलिब्रेशन। प्रॉपर कैलिब्रेशन मतलब जब 0 है तो 0 ही दिखना चाहिए वो, राइट। लेकिन मे बी चाइनीज डिवाइस ले तो आए सस्ते के चक्कर में, पता लगा तो कुछ क्वालिटी है ही नहीं इसमें। जब करंट नहीं तब करंट दिखाता है, जब करंट पास किया तो कुछ नहीं दिखाता है, राइट। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, राइट।
देखो ये जो सिस्टमेटिक एरर है ना, ये सिस्टम से ही आएगा। सिस्टम मतलब जो मेजरमेंट के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे वहीं से आएगा। लेकिन इसके तीन सोर्सेस और है। सोर्स नंबर वन है ये, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, राइट। देन सोर्स नंबर टू, इम्परफेक्शन इन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, मतलब जिस मेथड से हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहिए था हमने नहीं किया, राइट। हमने नहीं किया, या तो फिर जो मशीन मेजरमेंट कर रहा है उसने स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए, राइट। इन इम्परफेक्शन इन द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट में भी मैंने सब कंप्यूटराइज करके रखा है। मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देके रखा है, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, राइट। और सडनली पावर चला गया, फिर वापस पावर आ गया, राइट। तो जो स्टेप दूसरा होनी चाहिए थी वो गई, पहले के बाद क्या हो गया, तीसरा स्टेप, राइट। तो ये जो इम्परफेक्शन है, इसमें किसका फॉल्ट, हमारा तो नहीं है, किसका फॉल्ट है, सिस्टम का फॉल्ट है, राइट। तो ये जो सेकंड सोर्स है सिस्टमैटिक एरर का, वो कहां से आता है, ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो सिस्टमैटिक एरर के तीन सोर्सेस है। पहला कौन सा था, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि डिटेल तो थ्योरी नोट्स आपके पास ऑलरेडी है ही, तो ये याद रखना। वी विल नॉट राइट डाउन एवरीथिंग इन डिटेल हियर, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, राइट। तो सिस्टमैटिक एरर कहां से आया, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनएक्यूरेसी इनहेरेंट टू द सिस्टम। सिस्टम में से ही आया। अब सिस्टम में कहां से आया, वो तीन अलग चीजें हैं। तो नंबर वन ड्यू टू इम्परफेक्ट, ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। मैंने एग्जांपल दिया आपको, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, राइट। एग्जांपल ये था कि जब एमीटर एमीटर हमने सर्किट में लगाया ही नहीं, तो हमको करंट मिलना चाहिए था 0, फिर भी सम अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है, गुड। देन दूसरा एग्जांपल भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, गुड। तो सेकंड क्या था, सेकंड था ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड, ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड, या फिर ड्यू टू imperfection in the method of experiment, in the method of experiment। तीसरा सोर्स भी है जो रिलेटेड तो सिस्टम से है, लेकिन वो गलती आपकी है, आपकी मतलब ह्यूमन एरर। मतलब कौन सा एरर, पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें हमको हर 10 सेकंड के बाद टेम्परेचर मेजर करना था। हमने एक लिक्विड लिया, उसको हमने बॉईल करना स्टार्ट किया, मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गैस के ऊपर रख दिया, राइट। देन आपको हर 10 सेकंड के बाद उसका टेम्परेचर मेजर करना चाहिए था। मैंने बोला कि 10 सेकंड के बाद आप टेम्परेचर मेजर करो, तो आपने पहला रीडिंग लिया, स्टॉप क्लॉक चालू कर दिया, फिर 10 सेकंड के बाद दूसरा लिया, फिर 10 सेकंड के बाद तीसरा लिया, सो ऑन सो फोर्थ। फिर मैं कुछ टाइम के लिए बाहर गया और आप लोग लग गया बात करने में, भूल गए 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड के बाद रीडिंग ले लिया, राइट। फिर 20 सेकंड के बाद ले लिया, फिर समझ में आया अरे 1 मिनट हो गया, 6 रीडिंग मिलने चाहिए, 5 ही है हमारे पास, राइट। फिर घाई घाई में 2 सेकंड के बाद रीडिंग ले ली। तो ये जो एरर है ये कहाँ से आया, इट इज फॉल्ट ऑफ, या फिर फॉल्ट से बेटर, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर हु इज मेकिंग द ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो ये कहाँ से आता है, ये ह्यूमन ने किया है, इसलिए क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर। तो दिस पर्सनल एरर इज प्योरली ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, राइट। तो ऐसे बहुत जगह पे होगा कि आपको हर 5 सेकंड में 10 सेकंड में रीडिंग लेनी होगी, बट मे भी आपका ध्यान नहीं है, हो सकता है, तो फिर आपने जो रीडिंग लिया वो गलत आएगा, राइट। तो ये है तो पर्सनल एरर, लेकिन क्योंकि रीडिंग हम एक इंस्ट्रूमेंट से ही लेते हैं, सिस्टम से ही लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक एरर। देन उसके बाद आ जाते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप है रैंडम एरर। अब नाम में ही है रैंडम, रैंडम मतलब समथिंग विच हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली,
फॉर एग्जाम्पल हमें एक एक्सपेरिमेंट करना था ऑन अ हॉट सनी डे, और हमने एक दिन डिसाइड कर लिया, लेट अस से 10 अप्रैल, क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं, और उस दिन सडनली बारिश हो गई। तो जो एक्सपेरिमेंट गर्मी में होना चाहिए था वहां पे सडनली बारिश हो गई, तो जो भी हमारे पास मेजरमेंट आएगा उसमें क्या आएगा, एरर। लेकिन ये एरर सिस्टम ने नहीं किया, ये एरर क्या है, रैंडम है। सो रैंडम एरर इज नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन चेंजेस इन द environment, मतलब experimental condition. So these type of errors, these are introduced due to sudden changes, in the experimental condition, in the experimental conditions, right? For example, अभी अभी जस्ट जो हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट है जो हमको एयर कंडीशनिंग में ही करना है। हमको सपोज 10 डिग्री ही टेम्परेचर मेंटेन करना है और वहां पे हमको एक्सपेरिमेंट करना है, और लाइट गई वापस आ गई वैसे अभी, राइट? तो इन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी वेंट, और इलेक्ट्रिसिटी गया तो एयर कंडीशन बंद हो गया। तो टेम्परेचर जैसे अभी 2 मिनट के लिए हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो तभी भी 2 मिनट के लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो जो भी आपका रीडिंग आया उसमें क्या आएगा, एरर। वो एरर क्यों आया, बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विच यू कैन नॉट कंट्रोल, विच आई कैन नॉट कंट्रोल, बट अभी एरर आ गया। गुड। तो ये एरर कितने टाइप का, दो, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक के कितने सोर्स, तीन। एक तो इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, मतलब सेटिंग ही डिफेक्टिव है। नंबर 2, imperfection in the method of experiment. Number 3, personal error. Or random error is just random error. It is due to sudden change in the experimental condition, right? अब हमने समझ तो लिया कि एरर कौन सा है, कहाँ से आया। Then important question is, what is the remedy? What do you mean by remedy? इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? तो सॉल्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर एरर इनपरफेक्ट कैलिब्रेशन से आ रहा है तो हमको इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन से आया। एग्जांपल क्या था, एग्जांपल था आपके पास एमीटर का, राइट? एमीटर का जीरो, राइट? जब आपने एमीटर सर्किट में नहीं लगाया तो करंट कितना दिखना चाहिए था, जीरो, लेकिन कितना दिख रहा था, 1 एम्पियर एग्जांपल। फिर हम उसको ओपन करेंगे, उसको प्रॉपरली जीरो पे सेट करेंगे। तो पहला एरर जो है अभी यहाँ पे सिक्वेंशियली पहला कौन सा है, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, it can be minimized by proper calibration, राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था तो इंस्ट्रूमेंट ही बदल दो। तो इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर कैलिब्रेशन और चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि जो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया है उसको एज इट इज फॉलो करो, बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट करेक्टली, then and don't worry, एग्जाम में कोई नहीं पूछता है, सिर्फ आपको लिंक लगना चाहिए कि एरर क्या है, क्योंकि अगला टॉपिक एरर का डिटेल एनालिसिस होगा। थर्ड, रैंडम एरर, सॉरी पर्सनल एरर कहां से आया था, क्यों आया था, केयरलेसनेस। तो इट कैन बी रिड्यूस्ड by performing the experiment carefully, Random error
रैंडम एरर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे रैंडम एरर को? तो रैंडम एरर को क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, फिर छोड़ देंगे। हम बोलेंगे नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी विल नॉट डू एनीथिंग, वैसा नहीं चलता है। तो क्या करते हैं, अब जैसे अभी जस्ट ये हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गया तो मेरा एक या दो रीडिंग खराब हो गया, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ा लूंगा और उसका एवरेज कर लूंगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो होता है वो होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो रैंडम एरर को कम करने के लिए, क्योंकि हम अब एनवायरनमेंट के साथ तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं बारिश आज मत आ कल आ, नहीं बोल सकते, वो सुनेगा नहीं हमारा, तो क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय it can be minimized by what? It can be minimized by taking number of readings, by taking number of measurements, and then क्या करोगे मेजरमेंट लेके, and then by calculating the average. तो रैंडम एरर हम कम तो कर सकते हैं लेकिन उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे रीडिंग ले लिए, एवरेज ले लिया, तो एवरेज हमको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके बहुत क्लोज आएगा, लेकिन एरर तो फिर भी है। तो रैंडम एरर यू कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव। है तो क्लियर? गुड, राइट, पक्का। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिर्फ देखा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस, फिर हमने देखा कि एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, फिर एरर के टाइप सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर के तीन सोर्सेस, रैंडम एरर का एक ही सोर्स, तीन एरर्स के तीन रेमेडीज, और यहाँ पे एक। यहाँ तक क्लियर? Then let us go ahead to next topic, which is estimation of errors. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली एरर्स की बात तो कर रहे हैं, अब एरर्स को एस्टिमेट कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरर इन अ रीडिंग, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। अब एक चीज याद रखो, चलो याद मत रखो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है जो मैं किसी मार्केट से खरीद के नहीं लाया, मैं जा रहा था रास्ते में मिल गया, मैंने उठा लिया, लेके आए घर पे। या फिर हो सकता है 7 साल पहले लिया था और सडनली मैं कुछ ढूंढने गया, वो आज मिल गया मुझे, हाँ ये 7 साल पहले लिया था मैंने। तो 7 साल पहले किसको पता था कि हमको मेजरमेंट भी करना पड़ेगा, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, मतलब इन शॉर्ट, ये पुअर जॉब के पीछे का रीजन ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। द आइडिया इज कि हमको इसका ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, ट्रू वैल्यू पता ही नहीं, इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। मैंने पहला मेजरमेंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल पहला रीडिंग लिया और वो रीडिंग आ गया 2.11 सेंटीमीटर, राइट? फिर साथ में दोस्त भी था, वो बोला मेरे पास भी एक स्केल है, वो भी यूज करके देख। तो ठीक है, ओके, मैं तेरा स्केल यूज करता हूँ, लगा दिया स्केल, उसने दे दिया 2.12 सेंटीमीटर, राइट? झगड़ा चालू, नहीं मेरा सही है तेरा सही है। फिर तीसरा आया, और रुको मेरे पास और एक है, ये इम्पोर्टेड है, तो ये आ गया 2.13 सेंटीमीटर। अब हो गया दिक्कत, भला इम्पोर्टेड चाइना से लाया था क्या? सॉरी फॉर क्रैकिंग जोक्स ऑन चाइना, बट क्वालिटी वैसा ही होता है, क्या करेंगे। गुड, देन एनीवेज, तो अब किसका मेजरमेंट ये ट्रू वैल्यू है, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं था, तो हम बोल ही नहीं सकते कि इन तीनों में से कौन सा वैल्यू ट्रू वैल्यू है। तो फिर हाँ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया तीनों में, एक काम करते हैं, एवरेज कर लेते हैं। एवरेज को हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू, डिनोट करेंगे ए सफिक्स एन से। तीन रीडिंग थे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 बाय 3, 4 होते तो बाय 4, 5 होते तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 बाय 5। ये ले लिया इन्होंने मीन और मिल गया 2.12।
तो ये जो मीन वैल्यू है इसको हम ट्रीट करेंगे एज ट्रू वैल्यू, क्योंकि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ये होता है मोस्ट प्रोबेबल, उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं किसके, मीन वैल्यू के, एवरेज वैल्यू के। अब आप बोलोगे कैसे क्या मीन आया, यू शुड रिमेंबर, ये थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगेगा आपको, मीन मीडियन मोड पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ 1 2 3, तो तीनों नंबर में डिफरेंस कितना है, सेम है, तो जो मिड वैल्यू होता है वही मीन वैल्यू होता है। करके देखो 1 + 2 + 3 6, 6/3 2, 2 3 4, 2 + 3 + 4 9/3 कितना 3, राइट, 4 5 6 5, 5 6 7 6। तो ये एवरेजेस ऐसे निकलते हैं अगर 3 रीडिंग है, ऑड नंबर, ऑड नंबर पे काम आएगा, इवन पे नहीं आएगा। सपोज ऐसा है तो मीन क्या आएगा 3, राइट। तो ऑड नंबर के रीडिंग्स है आपके पास, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 6 ये 4 10 और ये 5 15, 15 बाय 5 3, तो मीन वैल्यू कितना है 3। तो मैंने बिना देखे यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 2.11 फिर 2.12 फिर 2.13, डिफरेंस तीनों में कितना था 0.1 0.1, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया, करके देखो यही मिलेगा 2.12 ही मिलने वाला है आपको, करके देखो 2 2 2 कितना 6, 11 12 13 36, तो 6.36/3 2.12, करेक्ट, गुड। तो ये जो मीन वैल्यू है, इस मीन वैल्यू को here onwards we will call this mean value as true value, right। तो सबसे पहले हमको एस्टिमेट क्या करना है, एरर। हम एरर पे तो तब आएंगे ना जब हमको ट्रू वैल्यू पता होगा, हमको ट्रू वैल्यू ही नहीं पता था, तो पहले हम इस चक्कर में पड़ गए कि अब ट्रू वैल्यू कौन सा, तो ट्रू वैल्यू किसको ले लिया, मीन वैल्यू को। अब बात होगी एरर की। अब बाय डेफिनेशन अभी लिखा था हमने, अभी लिखा था डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू तो था नहीं, तो हमने मीन ले लिया, मीन को बोल दिया ट्रू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब वापस झगड़ा चालू, अब बोलेगा एरर निकालने के लिए मेरा ही वैल्यू यूज करना, यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। लेकिन मेजरमेंट 3 है, मेजरमेंट 1 नहीं है, कितने हैं 3 है, वो बाद में आएंगे उस पे, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने पहले A1 ले लिया, फिर मैंने A2 ले लिया, फिर मैंने A3 ले लिया, राइट। इसको बोल दिया एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट, इसको बोल दिया एरर इन मेजरमेंट ऑफ सेकेंड, और डेल्टा मतलब एरर होता है फिजिक्स में, ये ट्रायंगल शेप इसको प्रोनाउंस करते हैं डेल्टा, और इसका मतलब क्या होता है एरर, राइट, एरर। तो किसी भी क्वांटिटी के आगे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल डेल्टा टी, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, राइट, करेक्ट। तो अगर लिखा होगा डेल्टा वी, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड, लिखा होगा डेल्टा एफ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स, गुड। देन तो अब ये आ गया ए मीन माइनस A1, इसको बोल दिया एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट, A mean minus A2 error in measurement of second, A mean minus A3 it is error in measurement of third, correct, right। मैं वापस बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पहले लिंक कनेक्ट कर लो, एक अच्छे से लिंक लगा लो, बाद में वापस आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, लुक AM कितना है 2.12, A1 कितना है, कितना आया, AM कितना है 2.12, A2 कितना है 2.12, AM कितना है 2.12, ये कितना है -0.01। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एरर, रिमेंबर, अभी इस स्टेटमेंट को अच्छे से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एमीटर है, क्योंकि एमीटर अभी आपको ज्यादा अच्छे से पता है। अब सपोज ये एमीटर का 0 था, ये 1 है,
ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 6 so on so forth। 5 ही दिखाता हूँ मैं, डजंट मैटर, राइट। देन होना चाहिए था 0 पे, लेकिन है 0 के आगे। इसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव एरर, राइट। क्योंकि एरर दोनों साइड में आ सकता है ना, पॉइंटर पीछे भी जा सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा आगे जाएगा, हो सकता है पीछे भी आ सकता है, राइट। अगर 0 के आगे है तो क्या बोलोगे? पीछे है तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, करेक्ट, राइट। और एरर कब आएगा? एरर तब आएगा जब आप मेजरमेंट करोगे। कांस्टेंट वैल्यू में एरर होता ही नहीं है। एरर कब आता है? व्हेनेवर यू मेक अ मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, करेक्ट। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या था? पॉजिटिव एरर, करेक्ट, क्लियर, राइट। फिर मैंने दूसरा मेजरमेंट लिया यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा एरर आना चाहिए? पॉजिटिव एरर। मैंने यही इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तीसरा मेजरमेंट लिया, क्या आना चाहिए? पॉजिटिव एरर। मैंने चौथा मेजरमेंट लिया, क्या आना चाहिए? पॉजिटिव एरर। मैंने पांचवा लिया, क्या आना चाहिए? पॉजिटिव एरर, करेक्ट। या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव, हर रीडिंग में नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, हर रीडिंग में पॉजिटिव। सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करके ऐसा नहीं बोल सकते कि पहली बार पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, क्योंकि एरर कहां से आया? इंस्ट्रूमेंट से। फॉल्टी कौन था? इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट तो चेंज नहीं होगा ना, नहीं पहले पे पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव होगा, ऐसा होता है क्या? तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं मॉड के अंदर। मतलब एरर पॉजिटिव आया तो भी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव लेंगे, राइट। ये जो मॉड है, इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट। तो ये जो एरर आया है इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। अभी तक हम डिफाइन कर रहे थे सिर्फ एरर। लुक, हमने कहीं पे भी एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं किया, हमने बोला इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब फॉर द फर्स्ट टाइम हम थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज करेंगे, हम एरर नहीं डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले अब we will be defining what is absolute error। तो कैसे डिफाइन करोगे? अब ये जो मॉड है इसको क्या नाम था? एब्सोल्यूट। इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मॉड। मैग्नीट्यूड मतलब आंसर आपका पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। अब इसको इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड है? डिफरेंस का। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, किसका डिफरेंस है? बिटवीन ट्रू नहीं है ये, मीन वैल्यू, बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच क्यों? क्योंकि हमने a1 भी लिया, a2 भी लिया, a3 भी लिया, राइट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ डिफरेंस, बीच में माइनस है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट is defined as absolute error, right? Then वो प्रॉपर्ली डिफाइन होगा। अब कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between mean value and each individual measurement. Oh, you are defining. This is how you define absolute error. Now that clear? Good. अब अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्टली यूज कर लिया था A1 पहला रीडिंग है, A2 दूसरा रीडिंग है, A3 तीसरा रीडिंग है। अब इसको सिस्टमैटिकली बोलेंगे लेट A1 A2 A3 AN be the n measurements therefore
therefore mean value is given by, मीन वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू is given by, and again remember, बाकी सारा डिटेल नोट्स में मिलेगा, यहाँ पे हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। तो मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए एम इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस 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 AM अपॉन, करेक्ट, ये हो गया मीन वैल्यू। पहले मैंने 3 का एग्जांपल लिया था, अभी मैं n रीडिंग ले रहा हूँ तो डिवाइडेड बाय n। क्लियर। अब क्या डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट एरर, किसमें, सारे रीडिंग्स में, कितने रीडिंग्स है, n, राइट। देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर्स in the measurements of A1 A2 up to AN are, ये आ गया मेजरमेंट, पहले मेजरमेंट का एरर डेल्टा A1, इट इज मॉड ऑफ A मीन माइनस A1, डेल्टा A2 इट इज मॉड ऑफ A मीन माइनस A2। ऐसा करते करते आप आ जाओगे डेल्टा AN विच इज इक्वल टू A मीन माइनस nth रीडिंग AN। यहाँ तक क्लियर, पक्का, ओके। अब इंपॉर्टेंट इज कि जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक डिस्टेंस मेजर किया, वो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, उसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर, तो उसको लिखकर कैसे लिखोगे, 2 प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब ये वैल्यू 1.9 से लेके तो 2.1 तक हो सकती है। तो जब भी हम एक रीडिंग को लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू तो है नहीं तो कौन सा वैल्यू, मीन वैल्यू, और प्लस माइनस क्या है, वो एरर है, करेक्ट। लेकिन अब मीन वैल्यू तो है हमारे पास AM, पर प्रॉब्लम क्या है, एरर कौन सा लिखेंगे, हमारे पास तो यहाँ पे n एब्सोल्यूट एरर है, कितने है, n, राइट। जैसे प्रॉब्लम था यहाँ पे कि ट्रू वैल्यू नहीं था तो हमने क्या निकाला, मीन। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि एरर तो है लेकिन बहुत सारे हैं, फिर क्या करेंगे, मीन, किसका मीन, एरर का मीन, उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो प्रॉब्लम पहले समझ लो, बाकी सब होता रहेगा। हमारे पास ट्रू वैल्यू था नहीं, हमने मीन लेके बोल दिया ट्रू वैल्यू, मतलब पहले पार्ट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। यहाँ तो अब मैं लिखने वाला हूँ मीन वैल्यू। अब दूसरे पार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी आप फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी घड़ी यूज करके टाइम मेजर किया, फॉर एग्जाम्पल इट इज 6:25, तो आपको पता है आपका जो एनालॉग क्लॉक होता है उसमें यू नो व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक, 1 सेकेंड। इतना ही एरर भी होगा। तो मैंने जब बोला टाइम इज 6:25 मुझे आगे लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 1 सेकेंड। तो हमको अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटीमीटर स्केल होता है, यू नो आपको सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटा मेजरमेंट कितना है, 0.1, 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो मैंने इसलिए ऐसा लिखा, अगर मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, मेरे पास रीडिंग कितना आ रहा है 2, उसमें एरर कितना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि प्लस माइनस कितना एरर आ सकता है, 0.1। तो कोई भी मेजरमेंट हो, जहां जहां मेजरमेंट हो वहां वहां पे मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या लिखते हो, एरर। अब दिक्कत क्या है कि एरर ही बहुत सारे हैं, तो कौन सा एरर लिखेंगे फिर, तो क्या करेंगे, जैसे पहले था ना तू सही ना मैं सही, कौन सही, मीन सही। यहाँ पे भी वैसा ही है,
ना तेरे इंस्ट्रूमेंट का एरर सही ना मेरे इंस्ट्रूमेंट का एरर सही, तो कौन सही? मीन। तो अब इट इज टाइम टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले हमने डिफाइन किया एब्सोल्यूट एरर, अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप बता सकते हो, जैसे यहाँ लिखा क्या आएगा, इट इज द मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, राइट? So it is the mean of, it is the mean मतलब average of all the absolute errors। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा ए एम से। जैसे डेल्टा A1 is error in the first reading, डेल्टा A2 is error in the second reading, वैसे डेल्टा AM is average of all these errors। किसका एवरेज है? डेल्टा A1 प्लस 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 अपॉन M मत लिख देना, कितने रीडिंग्स थे? M, तो क्या लिखोगे? M। गुड, क्लियर है तक, राइट? अब अगर अब आपको फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे? AM प्लस माइनस डेल्टा AM। तो अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मीन वैल्यू के साथ और उसके मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? यस। तो अब इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।